सो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है पर्सनल फाइनेंस की Q&A की, जिस इसके अंदर मुझको खुद बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप लोग मुझको क्वेश्चंस भेजते हैं या ईमेल्स भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो होती नहीं है कि मैं आगे की चीज़ें देख के आपको बता दूं। लेकिन जब मैं ये पढ़ता हूँ और जब मैं इस पे वीडियोस बनाता हूँ, तो नए पर्सपेक्टिव सामने आते हैं और बहुत सारे लोग इस पे कमेंट्स करते हैं, तो उससे मुझे खुद भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्लस ये कि मैं कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ जो मेरा पैशन है, जिस चीज़ के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल फाइनेंस, मैनेजिंग मनी, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनके बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो आई आई मेक वीडियोस ऑन देम। सो आज एक और वीडियो है जिसके अंदर एक साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताई हैं और उसके बारे में ये कहा है कि किस तरह से जो जो चीज़ें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इनके पास एसेट्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो आगे की फ्यूचर जो नज़र आ रहा है उसमें उसकी जो एलोकेशन है वो सही है कि नहीं है। और प्लस ये कि वो उनका एक और क्वेश्चन था कि वो 40 की एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इस वक्त वो अर्ली 30s के अंदर है। अब मैं ईमेल पढ़ता हूँ, ईमेल काफ़ी अच्छी तरह से ड्राफ्ट हुई थी। उसके अंदर उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया था कि कौन कौन से पॉइंट्स को उन्होंने ऑटोमेटिकली रेड हाईलाइट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों को आप एनोटेट कर दीजिएगा और नहीं दिखाइएगा। मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि मुझे फिर खुद देखना पड़ता है कि किन चीज़ों को मुझे छुपाना है। तो खैर, ईमेल इस तरह से है कि सब्जेक्ट ये था कि पाथवे टू अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। डियर वली खान, I hope this message finds you well. I'm seeking your expert opinion on my strategy for achieving my financial goals and planning my future endeavors. I will begin with a brief introduction about myself, followed by an overview of my financial, professional, and personal journey. Disclosure: I have been watching your videos since the early age of your YouTube channel. Thank you very much. Recently I went through a video where you answered an email. The email format impressed me, as it was easy to understand and more elaborative. So I'm copying the same format as well. Moreover, you can use this case. You can use this case in your upcoming videos, as it may help the audience. In case you may use this email in your videos, please ensure to keep the red highlighted text confidential, as I don't want to disclose my identity to the viewers. बिल्कुल सही है, और ये बहुत अच्छी तरीका है कि आपने सारी ईमेल लिख दी और उसके अंदर जितने पॉइंट्स को आपको हाईलाइट आपने कर दिया है उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, और ताकि आइडेंटिटी भी छुपी रहे और मेरे लिए भी काम आसान हो जाए। खैर, माय नेम इज़, नाम हटा दिया, आई एम। अच्छा, जो एज उन्होंने लिखी थी, एज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी एनालिसिस के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया है कि एग्जैक्ट एज के बजाय मैंने ये लिख दिया है, या ये बता दिया है कि ये अर्ली 30s के अंदर इनकी एज है। I'm अच्छा, year old and have been working in the UAE. इन्होंने एमिरेट का नाम लिखा था, वो मैं नहीं बता रहा। सिंस मार्च 2017 एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइटल था इनका इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। उस जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसकी जो डोमेन है वो भी लिखी थी, लेकिन वो उन्होंने मना किया था बताने को। लो, आई एम लिस्टिंग डाउन फर्दर पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ माइन फॉर ईज ऑफ रेफरेंस। माई क्वालिफिकेशन उन्होंने बता दिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ही है, वो नाम नहीं बताया था। मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं ये, कब उन्होंने शादी की थी वो भी बताया हुआ था उन्होंने। स्पाउस उनकी एक डॉक्टर हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में हैं और ट्रेनिंग कर रही हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हैं, जो कि अगस्त 2026 तक उनकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी। स्पाउस वीज़ा स्टेटस है, वीज़ा उनको मिला हुआ है उनकी वाइफ को, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रह रही हैं और टू एंड फ्रो कर रही होती हैं। जब उनको आना होता है तो पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाती हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको मिली हुई है। अच्छा, ये कवर्ड है उनका एक्सपेंस, जो भी उन्होंने बताया जिसमें मेडिकल और वीज़ा का एक्सपेंस था वो कवर्ड था। इनकी सैलरी जो है वो 19,000 दिरहम्स है। कन्वेंस इनको प्रोवाइड की हुई है, गाड़ी इनको कंपनी की तरफ से मिली हुई है विद द फ्यूल लिमिट ऑफ 4,000 दिरहम्स। 4,000 दिरहम्स की फ्यूल लिमिट मिली हुई है, तो मैंने वैसे इतनी ज़्यादा फ्यूल लिमिट बहुत कम देखी है। 4,000 दिरहम्स इज़ अ बिग अमाउंट। हो सकता है उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो तो इस वजह से उनकी इस तरह की अमाउंट मिल गई हो आपको। स्पाउस सैलरी 100,000 पीकेआर है, जिसको हम अभी कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, तो थोड़ा बहुत उनको जो स्टाइपेंड वगैरह मिलता होगा बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, लेकिन एट द सेम टाइम वो पढ़ भी रही हैं, तो इतने पैसे उनको मिल रहे होंगे। अच्छा, एसेट्स पे बात करते हैं। एसेट है इनका एक 10 मरला हाउस, 2,800 square feet house, which I recently built, and it cost me 460,000 dirhams in terms of dirhams, and approximately 3 crores in terms of Pakistani rupees at the time of completion. A one canal commercial land which I purchased in 2020 worth 1.4 crore. At time of purchase, both of these assets are in my hometown.
तो इन्होंने ये बता दिया कि सिचुएशन क्या है, इनका घर बन चुका है और इनके पास कमर्शियल लैंड भी है पाकिस्तान के अंदर। तो एटलीस्ट मेरे ख़्याल से अब आपको ब्रेक लगा देने चाहिए अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और आई थिंक यू यू अंडरस्टूड एज़ वेल कि अब आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट पाकिस्तान में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स बिलो आर माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो कि 72,000 दिरहम्स का है। सम इन्वेस्टमेंट्स आर डन इन पीकेआर और यूएसडी बट आई हैव मेंशन दोज इन दिरहम्स। तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, इसके अंदर सिर्फ 5% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट यूएसडी के अंदर है वो 35% है, जो कि 25,000 दिरहम्स बनते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपी के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 8,000 दिरहम्स बनते हैं। ये मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड है, AMMF, ये 4.2% है। स्टेक के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 30,000 दिरहम्स का है, और क्रिप्टो के अंदर आपका ऑलमोस्ट 1800 दिरहम्स मौजूद हैं। तो क्रिप्टो को तो खैर छोड़ देते हैं, लेकिन जो आपका स्टेक के अंदर पोर्टफोलियो है, और लिक्विड कैश आपके पास 45,000 दिरहम्स है। लाइबिलिटी करंटली आई एम डेट फ्री, which is the most important part, and do not have any liabilities. This is very important. Okay, next है कि before I proceed into further details about my investment financial journey, I would like to share I would like to share my salary timeline since I came in UAE. 2017 से 19 तक इनकी सैलरी थी 4,771 दिरहम। 2019 से 20 तक 5,400 दिरहम्स, और 2020 से 22 तक 11,000 दिरहम्स थी। और जो 2023 से प्रेजेंट 19,000 दिरहम्स इस वक्त इनकी सैलरी है। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन अलाउंस, बट सिंस वी वर्क in a remote location, so accommodation and food is provided by the company without allowance deductions. Moreover, since my spouse is not permanently residing here, so I'm saving up this money, and whenever she comes, I book a hotel apartment for a short time. Moreover, I have been in the same company since I moved to the UAE. So the indemnity build up so far is 70,000 dirhams. In case of termination contract from any party, I am considering this amount as a backup of 12 months. In case things go the other direction, I have to move Pakistan. Okay, so ये 70,000 dirhams जो बता रहे हैं ना, ये indemnity, ये basically gratuity है, जो कि UAE के अंदर हम कहते हैं end of service को आप कह लें। तो इनकी almost 70,000 dirhams accumulate हो चुकी है अब तक इस सैलरी के ऊपर। ग्रेजुटी की एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी होती है, ये उसके ऊपर कैलकुलेट होती है। ये नहीं है कि आपने फ़र्ज़ करें एक ही कंपनी में 10 साल काम किया और पहली आपकी सैलरी फ़र्ज़ करें उसके अंदर बेसिक 5,000 दिरहम्स थी, और आज आपकी सैलरी की बेसिक फ़र्ज़ करें 10,000 दिरहम्स है। तो जो बेसिक की बेसिस के ऊपर जो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन होती है, वो आज की बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होगी, यानी कि वो 10,000 दिरहम्स पे कैलकुलेट होगी। उसका कैलकुलेशन का एक अलग फॉर्मूला है जिस पे हम कभी और बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इस तरह से होता है कि एग्जिस्टिंग सैलरी की बेसिस के ऊपर आपकी ग्रेजुटी कैलकुलेट होती है, जो कि इनकी 70,000 दिरहम्स बन गई है। आई बिगेन 2024 विद अ रेजोल्यूशन टू मेक इट माई ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिखा था ना, इसको मैं सोच रहा था इस वीडियो का थंबनेल बना लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि क्लिक बेट हो जाता है, लेकिन अब वो नज़र तो आ रहे हैं ना इसके अंदर, वीडियो के अंदर। एनीवेज, प्रीवियसली आई हैड एलोकेटेड मोस्ट ऑफ माई सेविंग्स टुवर्ड्स हाउस कंस्ट्रक्शन विद अ स्मॉल पोर्शन गोइंग टुवर्ड्स वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग एक्सपेंसेस। Currently, a significant part of my portfolio is in fixed deposits through INPC. In my Roshan Digital account, I invest $1,000 and 100,000 rupees in certificates every month. Additionally, I recently invested 30,000 dirhams in stake, which now constitutes a substantial portion of my portfolio. ये हमने पहले टेबल में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। And for next 1 year, I will not add funds to my stake account. My wife also contribute by saving 30% of her income, 30,000 PKR in AMMF. I think this is a mutual fund, of some kind, but I don't remember the name and the abbreviation. Furthermore, I have started to build my portfolio in the PSX with an average investment of 100,000 rupees per month since last 3 months. Lastly, I'm also investing in cryptocurrency, ensuring that it does not exceed 5% of my total portfolio. मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो 1,000 दिरहम्स एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं INPC के अंदर, आई बिलीव ये आप पहले ट्रांसफ़र करते होंगे रुपीज़ के अंदर और फिर वहाँ से कन्वर्ट करते होंगे डॉलर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसको भेजते हैं $1,000 तो उसके अंदर चार्जेस लग सकते हैं। आई थिंक सो आप यही कर रहे हैं कि पहले आप रुपीज़ में सेंड करते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पर डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। अगर आप ये नहीं कर रहे और आप यहाँ से $1,000 अलग से भेज रहे हैं, तो इसमें एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट लग रही होगी, लेकिन आई एम श्योर आप इस तरह नहीं कर रहे होंगे।
As for my future investment strategy, I plan to reduce my investment in fixed deposit and shift towards stocks given my long investment horizon of 15 years. Additionally, I'm planning to invest 500 मंथली इन S&P 500 एज वेल। अच्छा, ये S&P 500 है, ये आप अगर 500 इन्वेस्ट करेंगे तो आप मेरे ख्याल से सर्वा या बराका के थ्रू जो लोकल ऐप्स हैं उनके थ्रू इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर हिट ना पड़े। सर्वा के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती, स्टेक के अंदर थोड़ी जो सॉरी जो बराका है उसके अंदर थोड़ी बहुत पड़ती है। अभी इस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरैक्टिव ब्रोकर वगैरह के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर बड़ी अमाउंट अगर हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर, इट मेक्स सेंस। और अगेन, जितनी भी आप यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे आपने स्मार्ट क्राउड की बात की, सर्वा की बात की, हमने लेट्स से बराका की बात की, स्टेक की बात की, इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई बेस, इनके सबके रेफरल कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको या किसी और को इनमें अकाउंट खोलना है तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके उसमें अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर रेफरल बोनस ले सकते हैं। विद ऑल द डिटेल्स एक्सप्रेस्ड अबव, आई हैव बिलो क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, नाउ द क्वेश्चंस। Is my current investment strategy sustainable and productive, considering my expenses will increase once my wife moves here, although she would also be working? So पहला जो point है, आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, आपकी ऑल्दो की सैलरी थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं है, 19,000 दिरहम फॉर द अर्ली 30s। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से आपने सेविंग्स की है, जिस तरह से आपने अपना पूरा सिस्टम बनाया है, आई थिंक इट इज़ द गुड द वे इट इज़ गोइंग राइट नाउ। अनलेस अगेन सिचुएशन चेंज होती है, आपकी वाइफ यहाँ पर आती हैं, वो जॉब करती हैं, नहीं करती हैं, ऑल्दो कि उनको मेरे ख्याल से जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप रिमोटली रह रहे हैं जिस जगह पर, वहाँ पर प्रॉब्ली आपकी जॉब जब चेंज होगी या आपको वापस आना होगा सिटी के अंदर, तो उस टाइम पर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, जिसमें आपके फिर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको अपार्टमेंट लेना होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। इस वक्त आई थिंक यू आर गुड टू गो। उसके बाद, वुड इट बी वाइज डिसीजन टू सेल माई न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम कंसिडरिंग माई स्पाउस and I only stay there during our visits to Pakistan? I am contemplating selling the house to buy a 1 bedroom apartment in the UAE. अच्छा, ये जो पॉइंट है, इसमें आपने ये नहीं बताया कि आपके जो घर के अंदर बाकी आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसीज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई कोई छोटे बहन भाई हैं, या इस तरह की कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है अगर कोई और डिपेंडेंसी नहीं है और आपके घर जो आपने बनाया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी वाइफ रहते हैं, तो उसके हिसाब से तो फिर वो घर, आई डोंट नो कि आप रेंट करेंगे नहीं करेंगे। इट इज़ क्वेश्चनेबल। अगेन, रेंट करने में थोड़े से मसले होते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं ख़ुद भी रेंट करता हूँ, इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम्स स्टेक की बात करता हूँ कि स्टेक के अंदर एक ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कम है, लेकिन जो हेसल है रेंटिंग का, टेनेंट्स का, वो उसके अंदर आपको नहीं करना पड़ता। स्टेक के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, स्मार्ट क्राउड के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक लगा दी है यहाँ पर। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपको सेल करना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से अभी ना करें, थोड़ा-सा टाइम दे दें। लेकिन अगर आप खाली रख रहे हैं घर को, तो घर खाली रखने में भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर रेंट पे देंगे तो रेंट पे देने में प्रॉब्लम है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आपको फ़िलहाल, आपने एक दफ़ा कहा था कि 70,000 दिरहम्स आपकी पैसे हैं ग्रेजुटी के अंदर, और कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, जैसे आपकी फ़ैमिली यहाँ पर आएगी, आपकी फ़ैमिली ग्रो करेगी, उसके बाद आपको थोड़ा-सा होगा कि यार मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता वापस, या इस तरह की बातें बंदा सोच रहा होता है। तो उस टाइम के लिए एक अलग सिनेरियो है। लेकिन घर एक, आई वुड से, मेरे लिए भी घर एक डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पेड ऑफ घर भी है आपका, लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी बना हुआ है, वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस हेज भी है वो, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अक्सर जो होता है ना, जैसे जैसे आपने जितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और जितनी सारी चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके घर नहीं होते वो इस तरह की बातें नहीं सोचते, और उसका रीज़न ये है कि वो उसी मैंटेलिटी में होते हैं कि यार हमारे पास अभी सेफ साइड अभी मौजूद नहीं है, हमारा घर मौजूद नहीं है। तो ये आपने एक चीज़ कर ली है, तो इसको बेच के अगला एसेट ही बनाएं। जैसे आप कह रहे हैं कि 1 बेडरूम आपने लेट्स से यूएई के अंदर ले लेते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं उसके अंदर अगेन आपको आउटराइटली अभी कुछ कह नहीं सकता। समवेयर इन माइंड ऑल्सो, आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग अर्ली बिफोर रीचिंग 40। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। Is there a way, is there any way to achieve this considering all these factors? And if I do so, should I surrender my idea of selling my house in my hometown? If I go this path, suggest a plan to build steady income stream by the time I reach 40 or even earlier. अच्छा, अभी इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगला पॉइंट देख लेते हैं, नंबर 4 के, where staying in the UAE has lots of pros and cons.
pros, but at the same time, it gives a sense of insecurity and uncertainty as well. Since day one, we need to leave this country. So, would it be wise to say leave when you want to, not when you have to? Very good point. ये एक अच्छा point है, leave when you want to, not when you have to. I tried my best to put forth my case for your advice. In case if there is any ambiguity or any further clarification you may think is required, it may be it will be I will be pleased to provide. Okay, ये जो पॉइंट है ना, लीव व्हेन यू वांट टू, नॉट व्हेन यू हैव टू, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. लेट मी राइट इट डाउन, क्योंकि मैं इसको प्रॉब्ली टाइटल थंबनेल के अंदर यूज़ करूँगा. तो इसके अंदर देखें, अब दो पॉइंट्स जो आपके दिए हुए ना, थर्ड और फोर्थ. घर को मैं अभी नहीं बता सकता आपको कि घर आपको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करना है तो जो अब उसमें डिपेंड करता है कि आपको रहना कहाँ है. और अभी आपके पास पूरा एक डेकेड है ऑलमोस्ट, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपकी फैमिली कैसे ग्रो करेगी. जब बच्चे आपके अगर लेट से 7-8 साल के हो जाते हैं, उस टाइम पर आपकी सोच इसी तरह से होगी जो आपने अभी बात की है. तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं. अच्छा, अब जो इसके अंदर दो पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 3 और 4, इसके अंदर हमने बात की थी कि आप रिटायर हो सकते हैं एट द एज ऑफ 40 और नॉट. तो वो तो हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे डाउन द लाइन एट द एज ऑफ 40 सिचुएशन क्या होगी, आपके फैमिली का साइज़ क्या होगा. उस टाइम पर आपकी सोच इसी तरह से होगी जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, या डिफरेंट होगी. जैसे अभी तो आप कह रहे हैं ना बहुत आराम से कि आप वापस जा सकते हैं पाकिस्तान, क्या उस टाइम पर इस तरह सोच रहे होंगे? तो अगर उस टाइम पर ऐसा सोच नहीं रहे होंगे तो आप 40 की एज में हो सकता है जिस तरह से आप चल रहे हैं, आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद आप रिटायर कर सकें अपने आप को, लेकिन अगर आप यूएई में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप उस केस में अभी फिट नहीं आ रहे. आपको काफ़ी बड़ा कॉर्पस बिल्टअप करना है. और जो एक स्टडी है उसके हिसाब से जो आपका फायर की मोमेंट जो है उसके हिसाब से, अगर जो आपका एक्सपेंसेस हैं, जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, वो आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं, सॉरी, उसका 25 टाइम्स आपका सेव होने चाहिए आपके, और इन्वेस्टेड होने चाहिए. और वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बात करेंगे ना कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या ईयरली एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर जब आप यूएई में रह रहे हैं तो आपके सारे एक्सपेंस आएंगे, कवर करना पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका वीज़ा रिन्यूअल होगा, मेडिकल होगा. जब आप जॉब छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से कवर करनी पड़ेंगी, अपनी फैमिली का भी खुद से कवर करना पड़ेगा. तो उस केस के अंदर 40 के अंदर रिटायर करना बहुत मुश्किल है. लेकिन एट द सेम टाइम 40 के अंदर आपको रिटायर करना है तो आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं काम करना, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं, अपने ऐसे लिंक्डइन के ऊपर काम करते हैं, अपने कंटेंट क्रिएशन पे काम करते हैं, ये चीज़ें जब आप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब कि आप अपनी जो ब्रांड को लेकर आएँ सामने, लोगों को दिखाएं कि आप खुद क्या कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर द कंपनी यू आर वर्किंग इन, जिसके अंदर भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी आपकी अचीवमेंट है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो आपकी अपनी अचीवमेंट है, जो आपकी अपने नाम से बन सकती हैं, वो क्या चीज़ें हैं. मैंने एक पॉडकास्ट की थी, उसकी ऑडियो थोड़ी सी मसला कर गई थी, लेकिन मैंने वो ऑनलाइन डाली हुई है. यूके में AWS में काम करते हैं तैमूर इजलाल की आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक लगा दिया है. उसके अंदर उन्होंने बात की थी, जब वो दुबई से गए थे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50,000 दिरहम्स की सैलरी थी, और जब वहाँ पर यूके जा रहे थे तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि यार आपको मिस नहीं कर रहे थे आप दुबई की सैलरी, क्योंकि दुबई की सैलरी अच्छी थी, आप जितनी भी अच्छी कंपनी में यूके में जाएंगे उस तरह की सैलरी तो नहीं मिलेगी. तो उन्होंने बोला था कि नहीं यार, एक तो ये कि मुझे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया था, लेकिन दूसरा ये कि मैं जब जा रहा था तो उस टाइम पर मेरे ऑलरेडी एक इनकम स्ट्रीम बनना शुरू हो गई थी, और इस वक्त भी है, जो कि कोर्सेज़ की फॉर्म में है. तो हम जब 40s की तरफ जा रहे होते हैं या 30s के अंदर भी इवन होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो कि बहुत सारे नए लोगों के लिए वो बड़ी नई चीज़ होती है. तो हम जब ये चीज़ें कोर्स की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, या हम किसी से कंसल्टेंसी की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उसमें वैल्यू मिलती है, और जब वैल्यू मिलती है तो वो आपको करने के लिए रेडी होते हैं. तो मेरे ख्याल से उस केस के लिए आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उस चीज़ पे काम करना चाहिए, और अपने कोर्सेज़ को तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहिए, ताकि लोग आपसे खुद कंसल्टेंसी लेने आएँ. और मैं बहरोज़ से भी बात करता रहता हूँ, अक्सर मेरी पॉडकास्ट पे भी बहरोज़ आते हैं, और हम वही बात करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है और जो जितनी भी अब हमारी ब्रांड बन रही है, उसकी वजह से जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, ये पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होगा जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिकली पैसे जनरेट होने शुरू हो जाएंगे. और ये ऐसे पैसे जनरेट होंगे, जो ऑनलाइन इनकम है ये ऐसी जनरेट होती है कि ये फिर रुकती नहीं है. अगर आप इसको
प्रॉपर वे में स्टार्ट करें और उसको इनफ टाइम दें। यानी कि अभी आप अर्ली 30s में हैं, इसको मैं कहता हूँ आप 5 साल का टाइम और दें। 5 साल इसको दें और उसके बाद देखें फिर क्या इम्पैक्ट आता है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल आज से 3.5 साल पहले सीरियसली स्टार्ट किया था और आई कैन सी द डिफरेंस। और ठीक है, उसमें मेहनत लगी है, लेकिन आपके पास इस वक्त बहुत टाइम है, आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम जॉब में हैं, पता नहीं लोग कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, तो मैं भी एक जॉब करता हूँ, एक कंपनी के अंदर हूँ, और लोग शुरू में पता नहीं क्या-क्या सोचते थे, लेकिन अब मुझसे कोई बात नहीं करता इस बारे में, या करते हैं तो एक अच्छे वे में बात करते हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि लोग सब हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग हमें देख नहीं रहे होते, लोग अपने कामों में बिज़ी होते हैं, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं होती है, उनको अपने मसलों से फुर्सत नहीं होती है, तो आपको सिर्फ वो बातें करने के लिए आपके पास आ जाते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सो यूएई के अंदर रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने खुद कहा, लेकिन जो नुकसान है वो ये कि अगर आपने अपनी प्लानिंग सही नहीं की, जो कि आप अभी तो सही कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग तो सही कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिटायर अगर दिमाग में आ रहा है, तो रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और फिर कुछ भी ना करें। ये बात अगर आप सोचेंगे 40 की एज में, तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, क्योंकि आपके आगे फैमिली ग्रो करेगी और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। अगर तो आपके पास 5 मिलियन 6 मिलियन डॉलर्स हैं और उसको आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर एक चीज़ समझ में आती है कि आप बिल्कुल रिटायर हो सकते हैं, वो भी एक मॉडेस्ट सी लिविंग के ऊपर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे एक अच्छी लिविंग भी करनी है, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे एक्सपीरियंसेस भी लेने हैं, फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ इस काम से नहीं काम चलता कि आपके पास इनफ पैसे हों और फिर आप रिटायर कर जाएँ। उसके लिए रिटायर होने का मतलब मेरे ख़्याल से ये है कि जो काम आपको पसंद आ रहा है, आप वो करें और अपनी डे जॉब भले छोड़ दें। तो आई होप कि आपको इसके अंदर वैल्यू मिली होगी, और कमेंट ज़रूर करें। लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो उसके अंदर फर्दर इनसाइट्स मिलती हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम आगे बात कर सकते हैं। इसके अंदर आपने इमिग्रेशन की कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं इमिग्रेशन की भी बात करता रहता हूँ कि आपको इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है डाउन द लाइन 40 ईयर्स के ऊपर जाके जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पर आपको फील आए कि यार मुझे इमिग्रेशन ले लेनी चाहिए थी। ये आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। एनीवेज़, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अलग होता है, सबकी सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी फैमिली की जो कंडीशंस है वो अलग होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जिस तरह से चल रहे हैं वो अच्छा है, बट जो अपनी, मैंने एज ए सेट कि आप अगर चाहते हैं कि ग्रो करें, तो जो 40 इयर्स तक की एज का आपको टारगेट रखना है, अगले 5 साल का टारगेट रख लें कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, लिंक्डइन पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, और उसके साथ अपनी अभी मैं अदनान से बात कर रहा था, सॉरी ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अदनान से मेरी मल्टीपल पॉडकास्ट हो चुकी हैं पहले। उनको मैंने पुश किया था कि यार अपना कंटेंट बनाना शुरू करें। उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया। उनको 2 प्रोजेक्ट्स कनाडा से जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन मिले हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस बना रहे थे, और उन वीडियोस पे हार्डली आई थिंक 100 व्यूज़ 150 व्यूज़ आ रहे थे, इस तरह से आ रहे थे व्यूज़। लेकिन उन वीडियोस की वजह से उनको एक प्रोजेक्ट मिला कनाडा के अंदर। अभी वो दुबई के अंदर ही है, लेकिन कनाडा आना जाना कर रहे होते हैं वो, तो वो उनको वहाँ से प्रोजेक्ट मिला उनकी कंपनी के लिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो भी काम है उसको एक प्रॉपर वे के अंदर लोगों को दिखाएं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इससे पहले मैंने कुछ पॉडकास्ट की थी, अभी रिसेंटली एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पॉडकास्ट की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट थी, जिसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी इमिग्रेशन के ऊपर, हंगरी की इमिग्रेशन के ऊपर। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।